द CIA बुक क्लब, किताबें जो तानाशाही से ज्यादा ताकतवर निकली। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी देश में आप कोई भी किताब अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते, अगर हर किताब सरकार तय करे और अगर सोचने पर भी सजा मिले, तो उस देश में इंसान जिंदा तो होगा लेकिन आजाद नहीं होगा। यही हाल था कोल्ड वॉर के समय ईस्टर्न यूरोप का। उस दौर में कम्युनिस्ट सरकारें थी, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी और हर किताब राज्य की निगरानी में थी। जो किताब सरकार को पसंद नहीं वह बैंड, लेखक पनिश्ड, रीडर सस्पिशियस। किताबें नॉलेज का जरिया नहीं, खतरा मानी जाती थी। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर किताबें इतनी हार्मलेस होती तो सरकारें उनसे डरती क्यों? यहीं से द CIA बुक क्लब की कहानी शुरू होती है। CIA का नाम सुनते ही हम सोचते हैं जासूसी, हथियार, सीक्रेट मिशंस। लेकिन इस कहानी में CIA का सबसे पावरफुल वेपन था किताब। कोई बॉम्ब नहीं, कोई गन नहीं, सिर्फ किताबें। एक साइलेंट रेवोल्यूशन। CIA ने समझ लिया था, अगर किसी समाज को बदलना है तो पहले उसकी सोच बदलो, फिर सिस्टम अपने आप हिलेगा। और सोच बदलती है पढ़ने से। बुक क्लब का असली मतलब, यह कोई ऑफिशियल क्लब नहीं था, यह एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था। बैंड बुक्स, सेंसर्ड नॉवेल्स, फ्री थिंकिंग आइडियाज जो सीक्रेटली ईस्टर्न यूरोप भेजी जाती थी। किताबें कैसे भेजी जाती थी, यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। किताबें डिप्लोमैट्स के लगेज में, टूरिस्ट के बैग्स में, फॉल्स कवर्स के साथ, कभी कभी टॉर्न पेजेस में। हर किताब एक रिस्क थी। पकड़े गए तो नौकरी गई, जेल, कभी कभी जिंदगी भी। लेकिन लोग फिर भी पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि किताबें उन्हें याद दिलाती थी कि वे इंसान हैं, मशीन नहीं। लोग रात में पढ़ते थे, किताबें छुपाते थे, पेजेस शेयर करते थे, पैसेजेस याद करते थे, क्योंकि किताब पकड़ी जा सकती थी लेकिन सोच नहीं। वेस्टर्न आइडियाज का शौक इन किताबों में था। फ्रीडम ऑफ थॉट, इंडिविजुअलिटी, डेमोक्रेसी, पर्सनल चॉइस, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के पूरी तरह उलट था। यह किताबें सीधा यह नहीं कहती थी सरकार गलत है, वे बस कहती थी सोचो। और यही सबसे डेंजरस चीज थी। सोचने वाला इंसान काबू में नहीं रहता। जब इंसान सवाल पूछने लगे, ऑल्टरनेटिव्स देखे, पॉसिबिलिटीज समझे, तो वह ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, डर से ऊपर उठता है और बदलाव चाहता है। CIA यह जानती थी। यह प्रोपोगेंडा नहीं था। ध्यान दीजिए, CIA ने स्लोगन्स नहीं भेजे, उन्होंने भेजी नॉवेल्स, पोइट्री, फिलॉसफी, ह्यूमन स्टोरीज। क्योंकि कहानी सीधे दिमाग में नहीं, दिल में जाती है। एक रीडर की कहानी। एक रीडर लिखता है, जब मैंने वह किताब पढ़ी, मुझे पहली बार लगा कि मेरी सोच मेरी हो सकती है। यह सेंटेंस किसी भी हथियार से ज्यादा पावरफुल है। किताबों और डिग्निटी। इन किताबों ने लोगों को दिया सेल्फ रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, इनर फ्रीडम। भले ही बाहर की आजादी नहीं थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अभी तक का सबसे बड़ा लेसन, तानाशाही शरीर को काबू कर सकती है लेकिन सोच को नहीं। और जहां सोच आजाद होती है, वह सिस्टम ज्यादा देर नहीं टिकता। आपके लिए आज का सवाल, आज हमारे पास अनलिमिटेड बुक्स, फ्री इंटरनेट, ओपन आइडियाज, फिर भी हम पूछते हैं पढ़ने का क्या फायदा? शायद हम आज़ादी को ग्रांटेड ले चुके हैं। अब चलते हैं किताब के दूसरे हिस्से की तरफ। अब पार्ट 2 में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आखिर वे किताबें कौन सी थी जिनसे सरकारें डरती थी? यह किताबें नारे नहीं थी। सबसे पहले यह समझिए, CIA ने कोई पॉलिटिकल पैम्फलेट नहीं भेजा। वे किताबें भेजी जो इंसान की सोच खोलती थी, जो सवाल उठाती थी, जो इंसान को इंडिविजुअल बनाती थी। यानी ये किताबें चिल्लाती नहीं थी, ये धीरे धीरे जगाती थी। फिक्शन सबसे डेंजरस हथियार। सबसे ज्यादा भेजी गई नॉवेल्स। क्यों? क्योंकि नॉवल
कहानी के बहाने सच कहती है, सीधा हमला नहीं करती, रीडर को खुद सोचने देती है, और जब रीडर खुद सोचता है तो वह काबू में नहीं रहता। किस तरह की कहानियां थी? इन कहानियों में अकेला इंसान, सिस्टम से टकराव, मॉरल चॉइसेस, पर्सनल फ्रीडम। कोई यह नहीं कहता सरकार गलत है, लेकिन कहानी पूछती है, अगर तुम आजाद होते तो क्या करते? यही सवाल सब कुछ बदल देता है। पोइट्री और फिलॉसफी, सिर्फ नॉवेल्स ही नहीं, पोइट्री, एसेज, फिलॉसफी भी सीक्रेटली पहुंचाई जाती थी। पोइट्री इसलिए क्योंकि कविता दिल तक जाती है और दिल से डर निकल जाता है। फिलॉसफी इसलिए क्योंकि फिलॉसफी इंसान को खुद से मिलवाती है। रीडर्स कैसे रिएक्ट करते थे? शुरुआत में कंफ्यूजन, डर, हेजिटेशन, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था अगर सोचना, अलग सोचना खतरे की बात है। लेकिन जैसे जैसे वे पढ़ते, डर कम होता, क्यूरियोसिटी बढ़ती और सवाल पैदा होते। एक रीडर की आवाज़, एक रीडर लिखता है, पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा सोचता है। यही मूवमेंट सबसे पावरफुल था। आइसोलेशन टूटना, तानाशाही का सबसे बड़ा हथियार होता है आइसोलेशन। लोगों को लगता है मैं ही ऐसा हूँ, बाकी सब ठीक है। किताबें यह इल्यूजन तोड़ देती हैं। वे कहती हैं तुम अकेले नहीं हो, और जब आइसोलेशन टूटता है तो डर भी टूटता है। अंडरग्राउंड रीडर्स का नेटवर्क, धीरे धीरे लोग पैसेजेस शेयर करने लगे, किताबें रोटेट होने लगी, डिस्कशन ग्रुप्स बने। कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं, बस किचन टेबल्स, लेट नाइट्स, फुसफुसाहट। यहीं से एक साइलेंट नेटवर्क बना। किताबें कैसे छुपाई जाती थी, ये ऑलमोस्ट मूवी जैसा लगता है। फॉल्स बुक कवर्स, पेजेस अलग अलग जगह, कपबोर्ड्स के पीछे, मैट्रेसेस के नीचे। कभी कभी एक किताब पूरा गांव पढ़ता था, एक कॉपी 10 लोगों के बीच घूमती थी। अब रिस्क क्यों लिया गया? क्योंकि किताबें पढ़ने के बाद वापस पुराने जैसे रहना मुमकिन नहीं था। एक बार इमेजिनेशन खुल गई, पॉसिबिलिटीज दिख गई, ऑल्टरनेटिव्स समझ आ गए, तो चेन टूट चुकी थी। यह स्लो प्रोसेस था, यह कोई इंस्टेंट रेवोल्यूशन नहीं था, कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट नहीं, बस सोच बदल रही थी, माइंडसेट शिफ्ट हो रहा था और डर कम हो रहा था। लेकिन इतिहास में यही चेंजेस सबसे टिकाऊ होते हैं। CIA का असली इंसाइट, CIA ने यह समझ लिया था, आइडियाज को रोका नहीं जा सकता, बस देर तक दबाया जा सकता है, और जब आइडियाज निकलते हैं तो वे सिस्टम से ज्यादा तेज होते हैं। पार्ट 2 का सबसे बड़ा लेसन, जिस इंसान ने ऑल्टरनेटिव देख लिया वह कभी परमानेंट स्लेव नहीं रहता। किताबें ऑल्टरनेटिव दिखाती हैं। आपके लिए आज का सवाल, आज किताबें बैन नहीं, इंटरनेट खुला है, आइडियाज हर जगह हैं, फिर भी हम कितना पढ़ते हैं, कितना सोचते हैं? शायद आज सेंसरशिप बाहर नहीं, अंदर है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में कहानी एक और लेवल पर जाती है, जब लेखक खुद रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए। ऑथर अब सिर्फ नाम नहीं रहे। शुरुआत में लेखक किताबों के नाम थे, डिस्टेंट फिगर्स थे, कहीं दूर बैठे लोग। लेकिन जैसे जैसे किताबें पढ़ी गई, लेखक बन गए हिम्मत की मिसाल, आवाज, आज़ादी की आवाज़ और उम्मीद का चेहरा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही लिखा जो रीडर अंदर महसूस करता था लेकिन कह नहीं पाता था। जब शब्द डर से बड़े हो जाए, एक तानाशाही सिस्टम 2 चीजों से डरता है, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड थॉट, और किताबें ऑर्गेनाइज्ड थॉट पैदा करती हैं। जब कोई लेखक लिखता है तुम अकेले नहीं हो, तो यह सेंटेंस रीडर को जोड़ देता है, डर को छोटा कर देता है और साइलेंस तोड़ देता है। सरकारें अब नर्वस थी। अब यह सिर्फ कुछ लोग किताब पढ़ रहे हैं नहीं रहा, अब डिस्कशन हो रहे थे, कंपैरिजंस बन रहे थे, सवाल उठ रहे थे, और सवाल तानाशाही का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सर्विलियंस बढ़ गई, सरकारों ने रिएक्ट किया, इन्फॉर्मर्स बढ़ाए, रेड्स होने लगी, इंटेरोगेशंस तेज हो गए। लेकिन यह लेट था क्योंकि किताबें पहले ही दिमाग में जगह बना चुकी थी। फियर का साइकोलॉजिकल शिफ्ट, यह समझना बहुत ज़रूरी है। डर कैसे टूटता है?
डर एक साथ नहीं टूटता। डर टूटता है जब लोग देखते हैं कि दूसरे भी सोच रहे हैं, जब पनिशमेंट सबको नहीं मिलती, जब सिस्टम परफेक्ट नहीं लगता। और किताबें यही दिखाती हैं। एक रीडर का मूवमेंट। एक रीडर लिखता है, मुझे पहली बार लगा कि सरकार सब कुछ नहीं है। यह छोटा सा रियलाइजेशन पूरे सिस्टम के लिए खतरनाक था। राइटर्स एज मिरर्स। लेखकों ने सॉल्यूशंस नहीं दिए, ऑर्डर्स नहीं दिए, उन्होंने बस समाज का आईना दिखाया। और जब इंसान आईना देखता है तो वह खुद को अनदेखा नहीं कर पाता। कल्चर का सटल चेंज। धीरे धीरे कन्वर्सेशंस बदलने लगी। ह्यूमर में sarcasm आया, आयरनी ने जगह ली। यह कल्चरल सिग्नल्स थे। यह बता रहे थे लोग डर के पार सोचना शुरू कर चुके हैं। CIA की स्ट्रेटजी यही सफल हुई। CIA ने कभी नहीं कहा रेवोल्यूशन करो, उन्होंने कहा पढ़ो। और पढ़ने से इमेजिनेशन खुली, अल्टरनेटिव्स दिखे और स्टेटस क्यो शेकी हुआ। यह स्लो बर्न था। यह कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं था। कोई स्टैचू नहीं गिरा, कोई स्पीच वायरल नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम कमजोर हो रहा था। हिस्ट्री में यही स्लो बर्न्स सबसे पावरफुल होते हैं। आइडियाज का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक बार लोग सोचने लगे, सवाल पूछने लगे, तुलना करने लगे, तो वे पुराने जैसे नहीं रहते। यही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। पार्ट 3 का सबसे बड़ा लेसन। डर तब तक काम करता है जब तक इंसान खुद को अकेला समझता है। किताबें इस अकेलेपन को तोड़ देती है। आपके लिए आज का सवाल। आज हम सेंसरशिप की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन हम कितनी बार अनकंफर्टेबल आइडियाज पढ़ते हैं? क्योंकि आज़ादी सिर्फ अधिकार नहीं, आज़ादी एक आदत है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर इसका नतीजा क्या हुआ? सिस्टम एक दिन में नहीं गिरता, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कम्युनिस्ट रिजीम्स एक सुबह उठकर नहीं गिरी, ना किसी एक स्पीच से, किसी एक प्रोटेस्ट से या किसी एक नेता से। वे गिरी सोच बदलने से, और सोच बदलने में सबसे बड़ा रोल किताबों ने निभाया। जब लोग डर से ऊपर उठते हैं, जब लोगों ने अल्टरनेटिव देख लिए, खुद से सवाल पूछ लिया और कंपैरिजन करना सीख लिया, तो डर ऑटोमेटिक नहीं रहा। लोग अब यह सोचने लगे, अगर यह सिस्टम परफेक्ट होता तो इसे किताबों से डर क्यों लगता? यहीं से अथॉरिटी की नींव हिलती है। CIA की स्ट्रेटजी का असली असर। CIA ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा यह हमने किया। क्यों? क्योंकि असली बदलाव चुपचाप होता है। जब लोग खुद सोचते हैं, खुद डिसाइड करते हैं और खुद रिस्क लेते हैं, तो बदलाव ज़्यादा टिकाऊ होता है। कोल्ड वॉर का एक क्वाइट लेसन। कोल्ड वॉर को हम मिसाइल्स, स्पाइस, न्यूक्लियर थ्रेट्स से जोड़ते हैं, लेकिन इस कहानी में सबसे पावरफुल वेपन था एक किताब जिसे छापा नहीं जा सकता, गोली नहीं मारी जा सकती और पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि किताब दिमाग में पहुंचते ही अमर हो जाती है। जब रिजीम्स गिरी, ईस्टर्न यूरोप में वॉल्स गिरी, कॉमर्स बदली, सिस्टम्स टूटे, लेकिन असली बदलाव उससे पहले आ चुका था लोगों के अंदर। वे पहले ही डर से बाहर, सोच के अंदर और कंपैरिजन के रास्ते पर आ चुके थे। इस कहानी का आज के लिए मतलब। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, आज के समय में द CIA बुक क्लब हमें क्या सिखाती है। आज किताबें बैन नहीं है, इंटरनेट खुला है, आइडियाज हर जगह है, फिर भी हम पहले से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। आज की सेंसरशिप अलग है। आज सेंसरशिप बाहर से नहीं, अंदर से आती है। शॉर्ट अटेंशन, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, शैलो कंटेंट, यह सब सोचने से रोकते हैं। आज सबसे डेंजरस चीज़ सोचने की आदत खो देना। क्योंकि जब इंसान सोचता नहीं तो वह फॉलो करता है, रिएक्ट करता है और मैनिपुलेट होता है बिना एहसास के। किताबें आज भी रेजिस्टेंस है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म पढ़ते हैं, अनकंफर्टेबल आइडियाज से भागते नहीं और खुद से सवाल पूछते हैं, तो आप आज भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं शांत तरीके से। पार्ट 4 का सबसे बड़ा लेसन, आज़ादी पहले दिमाग में आती है, बाद में बाहर दिखती है। और जो समाज सोचने से डरता है, वे चाहे कितना भी मॉडर्न हो, अंदर से गुलाम रहता है। आपके लिए आखिरी सवाल, आज आप क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और कितना ध्यान से पढ़ते हैं?
क्योंकि आप जो पढ़ते हैं वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाता है। पूरी किताब का सार द CIA बुक क्लब हमें यह सिखाती है, आइडियाज़ को रोका नहीं जा सकता। डर आइसोलेशन से पैदा होता है, किताबें अकेलापन तोड़ती हैं। स्लो चेंज सबसे पावरफुल होता है और आज़ादी पहले अंदर आती है। यह किताब CIA के बारे में नहीं है, यह किताब आपके बारे में है। जो इंसान पढ़ना छोड़ देता है वह धीरे धीरे सोचना भी छोड़ देता है। अगर यह सीरीज़ आपको थोड़ा सा भी जागरूक बना दे, थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल कर दे, तो द CIA बुक क्लब अपना काम कर चुकी है। थैंक यू।